वैशाली। शुरू करें। नेशनल इनकम यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 दोनों भी अपन कंप्लीट कर लेंगे क्विकली। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग पायनियर्ड बाय नोबेल प्राइज विनर्स इकोनॉमिक्स साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। क्या है ये? सिस्टम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द स्टेज ऑफ देयर फाइनल डिस्पोजल। बेसिकली अपने नेशन की इनकम कितनी है, कैलकुलेशन एकदम सीधे सरल शब्दों में बोले तो वो होता है। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSP&I, ये रिस्पॉन्सिबल है काय के लिए? नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को कंपाइलेशन करने के लिए। स्टेट लेवल पर बात करें तो DES डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलिंग स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अदर एग्रीगेट्स। यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस क्या क्या है ये एक बार आप देख सकते हैं। बिजनेसेस को फोरकास्ट करने के लिए डिमांड वो यूजफुल होता है। दूसरा, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम, कौन से सेक्टर से कितनी इनकम आ रही है, कौन से सेक्टर्स में डेवलपमेंट की जरूरत है, वो सब यहां पर बताता है। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कितना है वो। देन क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड एनालिसिस। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इंटरनेशनल कंपैरिजन, अपना कौन से देश के कंपैरिजन में अपना अभी स्टेटस कैसा है वो। उसके बाद में गाइड टू मेक पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, यहां पर अपन ने बहुत सारे अलग अलग चीजें देखी थी। सबसे पहली थी उसमें से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। एक कंट्री में बनी हुई सारी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू विद इन अ गिवन पीरियड। वैल्यू मतलब मॉनेटरी वैल्यू की अपन यहां पर बात कर रहे हैं। देन यहां पर अपने पास में दो चीजें थी, एक थी नॉमिनल जीडीपी, एक थी रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर अगर अपन उसको देखें तो इट इज रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? एट करंट मार्केट प्राइसेस। तो नॉमिनल जीडीपी जो है इट इंक्रीजेस ओवर टाइम फॉर टू रीजंस। एक तो अपना रियल प्रोडक्शन बढ़ा है उसके वजह से भी, एंड दूसरा प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड ओवर टाइम। ठीक है, तो उसके रिलेशन में अपन ने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, जीडीपी डिफ्लेटर। अगर अपने को नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी का ये कैलकुलेट करना है या फिर अपने को रियल जीडीपी से नॉमिनल पे भी जाना है तो वी नीडेड अ थिंग विच इज जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर एग्जांपल नॉमिनल जीडीपी अपने को दिया हुआ है एट करंट प्राइसेस, उससे अपने को बेस ईयर से कंपैरिजन करना है कि भाई बेस ईयर के कंपैरिजन में अपना एक्चुअली कितना बढ़ा है प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। तो अपने को उसमें से प्राइस इफेक्ट को निकालना पड़ेगा और वही प्राइस इफेक्ट अपने को बताया जाता था बाय जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर्मूला था उसका जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। बेस ईयर का अपन बेस फैक्टर जो लेते थे वो हमेशा 100 ही लेते थे। ठीक है, तो रियल जीडीपी ऊपर के फॉर्मूले को अपन रीअरेंज करके ऐसा भी बना सकते हैं कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। देन इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2, इसको अगर फाइंड करना है अपने को नेक्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन जो है, मतलब फॉर एग्जांपल करंट ईयर में इन्फ्लेशन कितना हुआ है ये देखने के लिए अपन कैसे कैलकुलेट करते थे? जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 करंट ईयर में माइनस प्रीवियस ईयर का डिफ्लेटर कितना था डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें बस एक दो इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स थे। अगर मैं बोल रहा हूं जीडीपी डिफ्लेटर पहले 100 था अब 123 हुआ है तो मतलब प्राइसेस इंक्रीज हुई है, राइट, बाय 23 ऑलमोस्ट, राइट। वैसे ही अगर 123 से 143 हुआ है तो भी प्राइसेस इंक्रीज हुई है। 143 से 136 हुआ है अगर जीडीपी डिफ्लेटर कोई ईयर में, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्राइसेस है वो कम हुई है। अगर ये 100 के भी नीचे चले जाए तो फिर वहां पर क्या होता था, हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर है इट मींस कि हमारी जो प्राइसेस है वो बेस ईयर के कंपैरिजन में भी उससे भी कम है। देन ये सब अपन ने फॉर्मूले देखे थे, करे थे। अब इसमें बहुत सारी चीजें थी अपने को, जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और बेसिकली ये सारी चीजें थी अपने को। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने एक डायग्राम निकाली थी छोटी सी, ध्यान में है क्या? कौन सी? देखो एक एक कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें तो एक था उसमें मेन अपना क्या था, जीडीपी। ठीक है, एक था जीएनपी, एक था एनडीपी, एक था एनएनपी। ठीक है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार पहले क्विकली उसका बस पढ़ लेते हैं, देन वापस से अपन डायग्राम पे आ जाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तो अपन ने डेफिनेशन देखी। अगर ग्रॉस में से अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब जो बात कर रहे हैं अपन, दिस इज एट करंट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, इसीलिए उसको नीचे ब्रैकेट में एमपी, ब्रैकेट में नहीं मतलब नीचे अपन एमपी लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में अगर अपन ने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वी गेट द नेट। वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज बेसिकली द इनकम ऑफ ऑल माय नेशनल्स। मेरे देशवासियों की कितनी इनकम है, मेरे देश की इनकम नहीं, मेरे देश की इनकम कंट्री में कितनी टेरिटरी में हुई, दैट इज जीडीपी, बट मेरे देशवासियों की कितनी इनकम है, इट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनकम अर्न्ड बाय नेशंस परमानेंट रेसिडेंट्स। वो इंडिया में कमाए बाहर कमाए डजंट मैटर, बट नेशन के नेशनल्स की कितनी इनकम है, दैट इज गिवन बाय जीएनपी। ओके, देन जीएनपी में अपने को अगर जीडीपी से जीएनपी जाना है, ठीक है, तो उसमें अपने को क्या ऐड करना पड़ता था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से अपने को नेट में कितनी इनकम हुई है वो अपने को ऐड करना पड़ता था। उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या था, नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, उसके बाद में एक चीज थी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी। अगर अपने को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो अगेन क्या करना पड़ेगा, अपने को सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ओके, डोमेस्टिक से अगर अपने को नेशनल पे जाना है तो अपने को नेट फैक्टर इनकम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देन इसीलिए अगर अपन देखें क्विकली तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं, इससे अगर मेरे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे जाने करके लिए लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। अगर मेरे को नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। अगर मेरे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा NFIA। अगर मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो लेस करना पड़ेगा, मेरे को क्या लेस करना पड़ेगा, NFIA। ठीक है, वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पर अगर मुझे जाना है तो लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर अगर मुझे जाना है तो मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए लेस करना पड़ेगा NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए ऐड करना पड़ेगा NFIA। ये आपका एक मेन डायग्राम हो गया कि बस आपका मेजॉरिटी, आप कोई भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट पर जा सकते हो, जीडीपी से एनएनपी जाना है, आपको एनडीपी जाना है, जीएनपी जाना है, कुछ भी इसके डायग्राम के थ्रू आप जो है वो जा सकते हो। ओके, इसके बाद में अपने पास में और एक चीज क्या थी, एक थी मार्केट प्राइसेस पे, एक थी फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस में क्या डिफरेंस था, डिफरेंस था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट अपना क्या था, फैक्टर कॉस्ट वाज एक्चुअली मेरा मार्केट प्राइस माइनस मेरा नेट आईडीटी। ठीक है, मार्केट प्राइस में से अगर मैं आईडीटी माइनस कर दूं तो मेरे को फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में आईडीटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूं तो वहां पर जो है मैं मार्केट प्राइसेस पर पहुंच जाता हूं। तो वो डायग्राम और ये एक फॉर्मूला, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये इतना देख लिया कि आपका मेजॉरिटी जो है वो चैप्टर का पार्ट यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चीजें आती थी, वैसे दो चीजें आती थी यहां पर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन जब बोलते हैं तो उसमें क्या क्या आती थी, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा सब्सिडीज। ऐड कर दिया अपन इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दी सब्सिडीज, तो उसको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते थे, नेट इनडायरेक्ट
टैक्सेस। ठीक है, सो ये मेन एक डायग्राम आपका एनएनपी, एनडीपी, ये और नीचे का फॉर्मूला, इससे आपका कोई भी पॉइंट से आप कोई भी पॉइंट पर जा सकते हो। जीडीपी एट एमपी दिया है, वहां से आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो सब कुछ कर सकते हो। लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए, और उसमें से अगर फैक्टर कॉस्ट पे हो आप तो मार्केट प्राइस पे जाने के लिए उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है अब चाहे तो 1 सेकंड का टाइम देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका एक और फॉर्मूला दिया था अपने को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर अपन उसको ये देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वो क्या था, एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, मनी वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज डोमेस्टिक लिमिट। कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है एट फैक्टर कॉस्ट, दैट वाज गिवन बाय जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब उसको कैलकुलेट करने की एक और चीज दी हुई थी अपने को, कॉम्पेंसेशन। फैक्टर कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए जो भी फैक्टर के सारे कॉस्ट लगे हैं वो उसको कैलकुलेट कर लो आप, दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, ये वेजेस, देन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको ही तीनों को मिला करके ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। प्लस उसमें ऐड कर लिया मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड और ऐड कर दिया उसमें डेप्रिसिएशन, तो अपने को ग्रॉस वैल्यू जो है वो मिल जाती है। यहां पर एक छोटा सा अपने को बीच में एक और चीज दी हुई थी, नॉट वेरी मच रिलेवेंट, बेसिक प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, राइट। यहां पर ये क्या बोलते थे, बेसिक प्राइस जब अपन बोलते थे तो इट वाज फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन। देखो टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स वो दो टाइप्स के होते थे, यहां पर इन्होंने डिवाइड किया था, एक तो प्रोडक्शन टैक्स और एक था प्रोडक्ट टैक्स। तो बेसिक प्राइस अगर अपन बोले तो बेसिक प्राइस क्या था, इट वाज अपना मेन फैक्टर का कॉस्ट प्लस मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए क्या नेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, नेट टैक्सेस लग रहे हैं, दैट वाज इंक्लूडेड हियर। पर बेसिक प्राइस प्लस उसमें प्रोडक्ट के भी टैक्सेस अगर अपन ने ऐड कर दिए तो अपने को मार्केट प्राइस जो है वो मिल जाती है। सो बेसिक प्लस प्रोडक्शन, सॉरी फैक्टर प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस इज इक्वल टू बेसिक, और बेसिक में प्रोडक्ट टैक्स ऐड कर दिया तो इट वी गेट मार्केट प्राइसेस। बस इतना पॉइंट इसमें था। उसके बाद में नेट डोमेस्टिक फैक्टर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगेन सेम चीज है इसके भी अल्टरनेटिव फॉर्मुलेस जो है आप देख सकते हो। मेन जो अपने को अल्टीमेट अपना एम है वो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, इसी को अपन बोलते हैं। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज व्हाट आवर नेशनल इनकम इज। It is the national income is defined as the factor income accruing to the normal residents of the country during a year. उसके बाद में पर कैपिटा इनकम, ये एक चीज दी थी अपने को। पर कैपिटा इनकम क्या थी, पर कैपिटा इनकम इज द मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। पर पर्सन जो है कितनी इनकम है, दैट इज पर कैपिटा जीडीपी। इट वाज डिवाइडेड बाय कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन। ठीक है, एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन बाय द टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। देन पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम मतलब क्या, पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग वो NPISH, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ठीक है, ये दोनों सेक्टर को जो इनकम रिसीव हुई है, कमाई है नहीं कमाई है डजेंट मैटर, बट जो भी इनकम उसको रिसीव हुई है दैट वाज इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम। उससे अपना फॉर्मूला क्या आया था, अपना नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या था, नेशनल इनकम ले लो सबसे पहले, तो उसमें ऐड कर दो इनकम जो रिसीव हुई है बट अपन ने अभी तक कमाई नहीं है, अपने को एक्टिव नहीं है बट रिसीव हो गई है ना, उसको भी इंक्लूड कर लेने का। और ऐसी इनकम जो कि अपन ने कमा ली है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो इनकम उसमें से माइनस कर दो तो अपने को पर्सनल इनकम मिल जाती है। उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी दिया हुआ था अपने को, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट। जो भी ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड को मिले हैं फ्रॉम फर्म एंड द गवर्नमेंट, उसको ऐड कर लो। देन एक था डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये क्या था,
पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। पर्सनल इनकम टैक्सेस जो है उसको अगर अपन ने लेस कर दिया वहां से तो वी गेट डिस्पोजेबल इनकम। बट एक और चीज उसमें वहां पर माइनस करना जरूरी था, नॉन टैक्स पेमेंट्स। नॉन टैक्स पेमेंट्स मतलब जैसे अपन फाइन्स वगैरह कुछ तो भी पे करते हैं, वो चीजें भी माइनस हो गई। उसके बाद में पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स, वी गेट डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। उसके बाद में यहां पर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या था बेसिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल इकोनॉमी, अपनी जो ये है डिस्पोजेबल इनकम वो कितनी है वो अपने को यहां पर उन्होंने कैलकुलेशन दिया था। नॉट वेरी मच रिलेवेंट, बस उन्होंने एक दिया था, एक बार देख लिया, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम प्लस अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहां पर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वाज NNDI प्लस CFC। अच्छा, एक और चीज यहां पर अपन डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, नॉट वेरी मच रिलेवेंट। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस से नेट में डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। ओके, और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द होल इकोनॉमी। ठीक है। Then domestic income may be categorized as income from domestic product and income from domestic product accruing to private sector and accruing to public sector। ये अलग अलग दो कैटेगरी दी हुई थी, उस पे से अपने को मेन अपना कॉन्सेप्ट था प्राइवेट इनकम का। प्राइवेट इनकम क्या है? प्राइवेट इनकम इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। देखो, एक होता है इनकम ऑफ द पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर की इनकम। पब्लिक सेक्टर को छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर को जो फैक्टर इनकम मिली है, जो उन्होंने फैक्टर्स अपने कंट्रीब्यूट किए हैं उसके अगेंस्ट उनको जो इनकम मिली है वो आती है आपके प्राइवेट इनकम में। और उसमें क्या चीज आती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली अगर अपन देखें तो रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, ऐसे लॉजिक पर अपन ने इसको देखा था। ठीक है, देन प्राइवेट इनकम, ये सब आपके ये थे क्वेश्चंस। देन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है अपने को 3 मेथड्स दी हुई थी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, राइट। 3 मेथड कौन सी थी वो? एक थी फेज ऑफ आउटपुट या फिर वैल्यू एडेड मेथड, दूसरी थी इनकम या फिर इनकम फेज ऑफ इनकम या इनकम मेथड, और तीसरी थी एक्सपेंडिचर मेथड या फिर डिस्पोजिशन फेज ऑफ डिस्पोजिशन, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में अपने को कौन सी चीजें लगती थी? सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। हर जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है उन्होंने कितना वैल्यू का चीजें प्रोड्यूस की है, दैट वाज मेजर्ड इन दैट मेथड, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। अगर इनकम मेथड देखे तो उसमें क्या होता था? टोटल फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर के कंट्रीब्यूटरीज है, जिन्होंने फैक्टर्स अपने प्रोवाइड किए हैं प्रोडक्शन में, उनको कितनी इनकम मिली है, इट इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। टोटल फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन, जनरेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ओनर्स। एंड तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, सिंपली सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द 3 स्पेंडिंग यूनिट्स। 3 एंटिटीज या 3 यूनिट्स, कौन कौन? गवर्नमेंट, कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। बिजनेस, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर, तीनों के जो एक्सपेंडिचर का टोटल है, इट वाज कैलकुलेटेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड। देन वैल्यू एडेड मेथड में अपने पास में क्या था? ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते थे अपन? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते थे? इट वाज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट वाज वैल्यू ऑफ माय आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब अपन ने कोई चीज बनाने के लिए उसके बीच में और कोई चीज को यूज किया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो डबल कैलकुलेट हो जाएगी, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन वहां पर अपन माइनस कर देते थे। देन अपने को अल्टीमेटली जाना कहां पर है? NNP एट FC, वही नेशनल इनकम थी। तो पहले यहां पर अपन ने ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट किया, उसमें से फर्दर एडजस्टमेंट्स करते गए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया, दिस इज एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, यहां पर ये दिस इज एट मार्केट प्राइसेस, एंड उससे अपन अल्टीमेटली जैसा वो डायग्राम देखा था वहां से अपन NNP एट FC पे जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, थोड़ा गला खराब है। देन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग आर आइटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। ये चीजों की वैल्यू भी अपन इसमें इंक्लूड करते थे। ओन प्रोडक्शन के लिए कोई चीज प्रोड्यूस की है तो वो
इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, कुछ खुद के लिए कुछ कंज्यूम किया है उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू वो अपन लेते थे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, खुद जो घर में खुद के ओन घर में रह रहे हैं उसकी रेंटल वैल्यू भी वहां पर कंसिडर करते थे अपन, और चेंजेस इन इन्वेंट्री ये भी अपन वहां पर जो है कंसिडर करते थे। देन उसके बाद में इनकम मेथड, इनकम मेथड में कैसे कैलकुलेशन होता था? इट वाज सिंपली इनकम जो है फैक्टर्स की वो कॉम्पेंसेशन दैट इज वेजेस प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसको अपन ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते थे, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड उसमें ऐड कर देते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर देते थे। देन उसके बाद में उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड में अगर अपन देखें तो एक्सपेंडिचर मेथड में फाइनल एक्सपेंडिचर का टोटल अपन लेते थे यहां पर, राइट? तो वहां पर तीन मेन एलिमेंट्स थे अपने एक्सपेंडिचर के, ठीक है? एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड तीसरा नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है? दैट इज जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, ये अपन जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये तीन चीजों से, कंजम्पशन प्लस जीडीएफसी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ओके। अब इसमें जो ये कंजम्पशन था इसके दो पार्ट थे, कौन से पार्ट? दो पार्ट थे वो, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई, एंड दूसरा था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है? प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन से आते थे? बाय हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के इसमें गवर्नमेंट के आ जाते थे। देन अकॉर्डिंगली जीडीपी एट एमपी अपन ने कैलकुलेट किया, वहां से अपन एनएनपी एट एफसी निकाल सकते हैं। उसके बाद में मोस्टली ये यूनिट में इतना ही था, कुछ आखिरी में चीजें अपने को और थोड़ी सी दी हुई थी। ये सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया, ये जो चीज है ना, ये सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया एंड जीडीपी एंड वेलफेयर, ये दो पेजेस भी है, बट मेजॉरिटी चांसेस है इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, तो इसको एक बार पढ़ लेना। क्या था इसमें? सिंपली कि अलग अलग लेवल पर रीजनल अकाउंट्स प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेटाबेस, ठीक है, ये तो जेनेरिक चीज है। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कंप्यूट स्टेट इनकम एस्टिमेट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स ऑल्सो। एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या बताता है? मेजर ऑफ मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द स्टेट। एक स्टेट का अगर अपन देखें टोटल जीडीपी, तो इट वाज गिवन बाय नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। पर कैपिटा स्टेट इनकम कैसे निकालते थे? डिवाइडिंग द एनएसडीपी बाय मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, ओके। स्टेट लेवल एस्टिमेट्स कौन प्रिपेयर करता था? स्टेट इनकम यूनिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, डीईएस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट करता है स्टेट्स को इन दिस प्रिपरेशन। एक और पॉइंट इसमें यह था कि कोई ऐसी चीजें होती है जो अपन स्टेट्स को स्पेसिफिकली असाइन नहीं कर सकते। इट इज सुप्रा रीजनल, इट इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल रीजन्स, जैसे रेलवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इन चीजों के लिए कैसे करते थे? वहां पर सर्टन एक्टिविटीज, रेलवे, कम्युनिकेशन etc are across state boundaries and thus their economic contribution cannot be assigned to any one state, known as supra regional sector. Estimates for these कैसे होते थे? पहले कंपाइल होते थे पूरी इकोनॉमी एज अ होल एंड देन अलोकेट किए जाते थे हर एक स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ सम इंडिकेटर्स। जीडीपी एंड वेलफेयर, क्या जीडीपी एंड वेलफेयर एक ही बात है क्या? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो है अपने को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है ये नहीं बताता, जो कि वेलफेयर बताता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं ये नहीं बताता अपने को जीडीपी सिर्फ बताता है कि आपकी एडिशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट क्वालिटी हो रही है क्या, इंप्रूवमेंट, ये नहीं बताता है वो। कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट से हिडन होते हैं, इलीगल होते हैं, वो यहां पर कंसिडर नहीं होते। नॉन मार्केट प्रोडक्शन, नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स, वो भी यहां पर कंसिडर नहीं होते हैं। देन लीजर टाइम, ये भी एक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट ये है, या फिर लॉस ऑफ लीजर टाइम, इसको एक डिसयूटिलिटी बोला जा सकता है, इसका कैलकुलेशन नेशनल इनकम में नहीं आता है। देन इकोनॉमिक बैड्स जैसे पोल्यूशन, ट्रैफिक, इसका कैलकुलेशन या इसका इफेक्ट भी नेशनल इनकम में अपने को नहीं दिखता है। उसके बाद में या फिर जीडीपी या नेशनल इनकम अपन जो बोल रहे हैं उसमें नहीं दिखता है। उसके बाद में वॉलेंट्री सर्विसेज, इसका भी कैलकुलेशन जीडीपी में नहीं जाता है। देन अगेन मेनी थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे लीजर टाइम, फेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी, ये अगेन जीडीपी में कैलकुलेट कुछ भी नहीं होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ये भी कोई जीडीपी में कैलकुलेशन इसका नहीं जाता है।
एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अपने को मतलब अपन अच्छाई के लिए नहीं बल्कि बुराई को रोकने के लिए बना रहे हैं। जैसे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्ट्स दैट मेक अस बेटर ऑफ एंड प्रोडक्शन दैट ओनली प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ। तो जैसे पुलिस पे अपन खर्चा कर रहे हैं तो डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, अगर अपना वो खर्चा बढ़ रहा है तो जीडीपी बताएगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट एक्चुअली बैकड्रॉप में इसका मतलब क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, पुलिस पे खर्चा बढ़ रहा है तो राइट। तो ऐसे भी वहां पर प्रॉब्लम होती है। देन देयर वर सर्टेन लिमिटेशन एंड चैलेंजेस, द लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन, एक्यूरेट डिस्टिंक्शन, ट्रांसफर पेमेंट, ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक बार। और चैलेंजेस, इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा, नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर, सेल्फ कंजम्पशन, ये सब चीजें भी एक बार देखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू यूनिट नंबर 2, Keynesian theory of determination of national income. Keynesian theory of determination of national income. एक ही मिनट का बस वाटर ब्रेक लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। एक ही मिनट में। ठीक है, यूनिट नंबर 2, केनेशियन थ्योरी। केनेशियन थ्योरी में अपन अभी तक जो है एक्स पोस्ट वैल्यूज पहले यूनिट में देख रहे थे, अभी जो है एक्स एंटे मतलब बिफोर द इवेंट, पहले जो है ऊपर जो है वो इवेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में वो वैल्यूज कैलकुलेट करते थे, यहां पर जो है अपन एक्स एंटे वैल्यूज जो है वो देखते हैं। ठीक है, दैट इज बिफोर उसको प्रोडक्शन क्या बोलते हैं उसको प्रेडिक्ट करना वगैरह, उसके रिलेवेंट थोड़े बहुत यहाँ पर अपने को थियरीज वगैरह सब दी हुई है। जॉन मेनार्ड केन्स उन्होंने सब ये थियरीज दी है इन द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, यहां पर अपने को अलग अलग सेक्टर्स दिए हुए थे, एक 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। सबसे पहले 2 सेक्टर मॉडल में देखें तो कौन 2 लोग थे यहां पर, सिर्फ बिजनेस एंड हाउस होल्ड। ठीक है, ये 2 ही सेक्टर थे। यहां पर अपन ने अगेन एक 2 अजम्पशन लिए थे। क्या लिए थे कि यहां पर कोई टैक्सेस नहीं है एंड वहां पर कोई भी सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो भी चीज हाउस होल्ड, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड गुड्स एंड उनका ये प्रोवाइड करते हैं फैक्टर इनपुट्स, फर्म्स उनको उनके अगेंस्ट वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट प्रोवाइड कर देती है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स बना करके हाउस होल्ड को देती है। हाउस होल्ड अपना पूरा जो इनकम इन्होंने कमाया है, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल करके स्पेंड कर देते हैं टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। ऐसा जो है सर्कुलर फ्लो पूरा भी हाउस होल्ड, पूरा जो है हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में चलते रहता है। यहां पर इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम वॉज सेम, क्योंकि टैक्सेस यहां पर कुछ भी नहीं थे। नाउ देयर आर नो इंजेक्शंस इनटू और लीकेजेस फ्रॉम द सिस्टम। ये एक मेन यहां पर अजम्पशन था कि कोई भी इंजेक्शन या कोई भी लीकेज यहां पर बिल्कुल भी नहीं है सिस्टम में। इंजेक्शन मतलब सिस्टम में जो अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, लीकेज मतलब जो सिस्टम से बाहर जा रहा है वो। ठीक है, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था, इसलिए फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू हाउस होल्ड इनकम इज इक्वल टू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स ऑफ द फर्म्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस जो है अपन ने देखे थे यहां पर। अच्छा, एक और चीज यहां पर प्रोडक्शन प्लान या प्लान सप्लाई इज इक्वल टू, ठीक है चलो इसको अपन बाद में उसके 3 सेक्टर में देखते हैं इस चीज को या इस टर्म को, उसको अभी के लिए छोड़ दो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस अपन ने सबसे पहले देखी थी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर को ही अपन एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, C प्लस I, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, यहां पर
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसा अपन एज्यूम करते थे कि इट इज डिटरमाइंड एक्सोजीनियसली, वो बाहर से डिटरमाइन होती है इन्वेस्टमेंट, इसीलिए उसको आय बार बोलकर अपन कंसिडर करते थे, दैट इज उसको एक कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर करते थे। देन कंजम्पशन जो है वो क्या बोलते थे, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, और बेसिकली इनकम, कंजम्पशन जो है वो मेरे इनकम का फंक्शन है, अगर इनकम बढ़ेगी तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके लिए कंजम्पशन का आपने को एक फंक्शन दिया था, C इज इक्वल टू A प्लस BY। ए क्या था, A वॉज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, मतलब अगर अपनी इनकम कुछ भी नहीं है तो भी अपन इतना तो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं से करेंगे ही, बरोबर, भले ही उधार लेकर करेंगे पर करेंगे, दैट वॉज A। ऑटोनॉमस जो अपना था वो इंडिपेंडेंट, इतना तो अपन करेंगे ही एक्सपेंडिचर, दैट वॉज गिवन बाय दिस A। उसके बाद में B क्या था, B वॉज अवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड Y वॉज अवर इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज B, इसको कैसे कैलकुलेट करते थे अपन, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, मेरे इनकम में चेंज होने से मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, इट वॉज गिवन बाय माय MPC, ठीक है। ये अगेन स्लोप देखा जाए तो अपन यहां पर बस वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और मिनिमम एक कुछ अमाउंट का कंजम्पशन तो अपन करते ही हैं, इसलिए वो लाइन थोड़ी ऊपर से चालू होती है। देन जो MPC है, ये एक और चीज याद रखना, MPC इज जनरली बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इट इज बिटवीन 0 एंड 1। अपनी इनकम जितनी बढ़ी उसमें से कुछ अमाउंट तो हर कोई बढ़ाता है, अपना कंजम्पशन हो सकता है जितनी इनकम बढ़ी उतना पूरा अपन पूरा की पूरा कंजम्पशन पे भी स्पेंड कर दे, हो सकता है उसमें से कुछ पार्ट करे, राइट, बट कुछ ना कुछ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम अपन कंजम्पशन में इंक्रीज करते ही हैं। देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था अपना, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बेसिकली इट इज डिक्रीजिंग, बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज जनरली कांस्टेंट, ठीक है। ये अपन ने मतलब वो एग्जांपल के रिलेवेंट में देखा था। उसके बाद में एक और ये पॉइंट अपन ने एस्टैब्लिश किया था कि कंजम्पशन इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, दैट इज इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन बढ़ता है इनकम के साथ साथ बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग्स की बात करें तो सेविंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। देन उसके बाद में जैसे कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, वैसे सेविंग भी इट इज अ जस्ट व्हाट कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगी। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग, ये भी अपन ने देखा था कि कंजम्पशन प्लस सेविंग ये मिला करके ही मेरा मतलब इनकम का पार्ट बनता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग मिला करके ही, राइट। सो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। उसमें अपन ने डिस सेविंग्स का ये पार्ट देखा था विद रिस्पेक्ट टू इनकम, विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स, यहां पर अलग अलग करके, राइट। अगर मैं MPC बोलूं तो इट वाज माय चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और MPS बोलूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो इट वाज चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। उसके बाद में स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन, ये लाइन वापस से मार्क कर लेना, स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। Slope of the saving function is marginal propensity to save and slope of the consumption function is marginal propensity to consume, ठीक है। सेविंग फंक्शन का स्लोप इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक और यहां पर अपने को रिलेशनशिप था कि S इज इक्वल टू 1 माइनस C, और बेसिकली S प्लस C इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंजम्पशन प्लस सेविंग मिलाकर ही टोटल जो बनता है। MPS is change in saving upon change in income, or we can say it 1 minus B also, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो मेरा तो क्या था B, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 1 माइनस B, ठीक है। उसके बाद में ये वहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो भी 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। यहां पर 0 लेस देन B लेस देन 1, ये ऐसा वो B मतलब यहां पर 1 माइनस B ही बोल रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वाला, और MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों भी सब चीजें याद रखना, छोटा छोटा पॉइंट्स है, लॉजिकल पॉइंट्स है। देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब
टोटल सेविंग अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो जब भी मार्जिनल बोलते हैं अपन तो चेंज लेते हैं, और एवरेज बोलते हैं तो टोटल लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और टोटल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। देन एग्रीगेट सप्लाई क्या था मेरा, कंजम्पशन प्लस सेविंग, दैट वाज माय एग्रीगेट सप्लाई। देन टू सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होती थी, जिस पॉइंट पर मेरा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू माय एग्रीगेट सप्लाई, दैट वाज माय बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके हाँ, तो वहां पर अपन ने C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस ये सब एस्टैब्लिश करके I इज इक्वल टू एस सी कट हो जाएगा, वो सब अपन ने देखा था। उसके बाद में ग्राफ्स वगैरह देखे थे यहाँ पर। ओके, इक्विलिब्रियम इज वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। चार्ट पे स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन आ जाए चांसेस कम है, बट अपने को चार्ट जो है लॉजिकली बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये ऐसा ऐसा ये था, और जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है अपना, जहां पर C प्लस एस इज इक्वल टू C प्लस आई, ये जो है अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहेगा। C प्लस एस, C प्लस आई और I इज इक्वल टू एस, दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन उसके बाद में ये चीज वहां पर मैंने लिखवाई थी आपसे, नहीं लिखी होगी तो ये ध्यान में रखना कि एग्रीगेट डिमांड को ही और क्या बोलते थे, प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन लाइन या फिर रियलाइज्ड वैल्यू। वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई को भी प्लान्ड एग्रीगेट प्रोडक्शन या जीडीपी या इनकम लाइन या एग्रीगेट वैल्यू एक्सपेक्टेड बाय बिजनेस फर्म्स, ऐसा अपन उसको बोलते थे। ठीक है, उसके बाद में ये इतना कुछ खास यहां पर ऊपर था नहीं। ये एक चीज, ये पॉइंट याद रखना, इफ द लीकेजेस आर ग्रेटर देन द इंजेक्शन नेशनल इनकम विल फॉल। अगर जो सिस्टम में से पैसा बाहर जा रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू द इंजेक्शन, तो अपनी नेशनल इनकम कम हो जाएगी। अगर इंजेक्शन ज्यादा है देन लीकेजेस, तो नेशनल इनकम विल राइज। ठीक है, देन सेविंग जो है वो क्या है, लीकेज है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, इंजेक्शन है। देन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप देखा था अपन ने। डिफ्लेशनरी गैप क्या था, इफ द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जितनी अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट पर जितना जो है वहां पर जितना अपना सप्लाई हो सकता है उससे कम अगर मेरी डिमांड है, उस केस में देयर इज सेड टू हैव बीन डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, जितना मेरी कैपेसिटी है उससे कम अगर मेरी डिमांड है तो देयर इज डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, यहां पर एक चीज अपन ने और लिखवाई थी, अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इट इज व्हाट, डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप वाज इफ द एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जितना मेरा कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा अगर डिमांड है तो वहां पर फिर क्या होता था, मेरा इन्फ्लेशनरी गैप रहता था। ओके, और द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट वाज इन्फ्लेशनरी गैप। इसी के रिलेवेंस में जो ऊपर अपन ने पॉइंट अभी जो मैंने बोला कि अपन ने लिखवाया था, वो वाला पॉइंट इसी के रिलेशन में डिफ्लेशनरी गैप के लिए था वहां पर। ठीक है, देन यहां पर जो ग्राफ्स दिए हैं आपको, उससे ग्राफ से मतलब रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन मतलब चांसेस कम है, बट स्टिल डिफ्लेशनरी गैप कहां होता है, इन्फ्लेशनरी गैप कैसा होता है, वो यहां पर याद रखना। एक और जो अब वैसे कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, बट ऐसे हो सकता है कभी कुछ पूछ ले, तो इन्फ्लेशनरी गैप जो है ना, वो आपके जो 45 डिग्री जो लाइन है या फिर ये जो एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है आपकी, उसके ऊपर जो है यहां पर आपका इन्फ्लेशनरी गैप होता है, और डिफ्लेशनरी गैप जो है वो उस लाइन के नीचे होता है। ये वाला जो लाइन है यहां पर, ये अपनी 45 डिग्री की, उसके नीचे जो है वो डिफ्लेशनरी गैप है, और ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है दैट इज अबाउट दैट थिंग। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये क्या था,
अपन ने इन्वेस्ट किए 100 रुपए, तो वो एक्चुअल जो है वो बन करके कितनी, मतलब उसके वजह से कितने लोगों की इनकम वो बनती जाती है, दैट वाज गिवन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब अपन ने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए तो वो एक जने की नहीं, वो मल्टीपल लोगों की इनकम बनती जाती है, और इसीलिए 100 रुपए इन्वेस्ट करने से एक्चुअल इनकम 500 से बढ़ती है। तो इस केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे थे अपन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब बेसिकली अपन ने 100 रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट किए, तो उसके वजह से सिर्फ इनकम जो है वो 100 रुपए से नहीं बढ़ती, वो एक नहीं मल्टीपल लोगों की इनकम जो है वो बढ़ाते जाती है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अपन ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो एक्चुअल इकोनॉमी में जो इनकम बढ़ती है वो 500 से बढ़ती है, तो इस केस में अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है बोलेंगे? 5। 100 रुपए की वजह से चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर 100 है और मेरा चेंज इन इनकम उसकी वजह से 500 हो रहा है, तो 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 वुड बी माय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दैट इज माय चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन माय इन्वेस्टमेंट। दिस वाज गिवन बाय द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देन उसका भी अपन ने सब डायग्राम वगैरह देखा था। के, उसको अपन के से डिनोट करते थे, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये वाला एक रिलेशन याद रखना बस कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, सो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये वाली भी पॉइंट्स मार्क करने लगे तो कि एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट सॉरी मल्टीप्लायर के वैल्यू में डायरेक्ट रिलेशन होता है। पर अगर अपन बात करें एमपीएस की, तो उस केस में जो अपना हायर द एमपीएस लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो अगर ज्यादा रहेगा तो अपना वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कम रहेगा, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा रहेगा तो अपना वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब लोग जो है ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज्यादा पैसा घुमाएंगे इकोनॉमी में, तो उस वजह से मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब सेव अगर लोग ज्यादा कर रहे हैं तो इट वुड बी लाइक लीकेज फ्रॉम द सिस्टम, तो उस केस में जो है मेरी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। इनवर्स इसीलिए दिया है 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, और यहां पर माइनस में है एमपीसी, इसका मतलब एमपीसी से वो डायरेक्टली रिलेटेड है अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये वाला इतना पॉइंट ये जो है नीचे का, ये ध्यान में रखना। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। ठीक है, जब अपन जितना पैसा मिला अपने को, जितना इनकम इन्वेस्टमेंट हुई उसमें से पूरा की पूरा अगर वो कंजम्पशन में जा रहा है तो कंटिन्यूअस फ्लो चलते ही जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यूअसली इनकम बढ़ाती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो मतलब ऐसी कंटिन्यूअसली होते जा सकती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कंटिन्यूअसली चलते जा सकता है, बट ऐसा रियल लाइफ में क्यों नहीं होता है? इनफाइनाइटली मल्टीप्लाई क्यों नहीं होती है इनकम? बिकॉज देयर आर लीकेजेस फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, लीकेजेस किस वजह से होते हैं? एक तो प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेस, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोग जो है अपने पास में पैसा रखना चाहते हैं। उसके बाद में इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स बीइंग मेट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, अपन अभी कुछ कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हैं, जो पहले का स्टॉक है उसी में से यूज कर रहे हैं। देन अपन जो है नॉन प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, लोग अपने पास में पैसा संभाल के रख रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। देन उसके बाद में स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट में अगर इन्फ्लेशन होगा, ये सब अपन ने देखा था। देन MPC on which multiplier effect of increase in income depends is high in underdeveloped countries। ये भी पैराग्राफ अच्छे से याद रखना कि marginal propensity to consume जो है ना, on which the multiplier effect depends, वो marginal propensity to consume जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में, सॉरी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग नहीं अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में हाई होता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होता है, इसका मतलब मल्टीप्लायर भी हाई होना चाहिए, बट वो मल्टीप्लायर जो है वो हाई होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो? बिकॉज ऑफ इन स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज। लोगों की खर्चा करने की इच्छा तो है वहां पर जो वहां पर रिक्वायर्ड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो ही वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो लोगों खर्चा उसको कर ही नहीं पाते। ठीक है,
देन ये वाला पैराग्राफ बस इतना बोलता था कि केनेशियन जो थ्योरी है वो स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। देन उसके बाद में अपने पास में 3 सेक्टर मॉडल था। 3 सेक्टर में तीसरा एंटिटी कौन आ जाती थी हाउस होल्ड और बिजनेस के अलावा? गवर्नमेंट जो है वो, करेक्ट, गवर्नमेंट जो है वो आ जाती थी। अपना एग्रीगेट डिमांड वाज इक्वल टू C प्लस I प्लस G विच वाज इक्वल टू आवर Y। ठीक है, यहां पर ये सर्कुलर फ्लो दिया हुआ था उनका। देन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये अपन ने इक्विलिब्रियम उसमें लेवल्स देखी थी, कैसे ग्राफ पे एक्सप्लेन होती है। उसका जो अल्टीमेटली अपन ने ये वाला निकाला था कि ये है अपना एग्रीगेट सप्लाई और ये है अपना एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन प्लस ये एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस एंड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, दिस वाज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई वाज C प्लस S प्लस T। ठीक है, देन उसके बाद में इनकम डिटर्मिनेशन के फॉर्मूलाज। इनकम डिटर्मिनेशन के फॉर्मूलाज, ये जो एक फॉर्मूला है, बस इतना एक मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला है। बाकी सब इसमें सिर्फ इसी फॉर्मूले में एडिशंस एंड डिलीशंस होते जाते हैं। देखो फॉर्मूला ये क्या बोलता है इनकम डिटर्मिनेशन का, अपने को अगर y जो है इनकम डिटरमाइन करनी है तो इट इज गिवन बाय 1/1 माइनस बी। अभी अपन 3 सेक्टर मॉडल में है बना, 3 सेक्टर मॉडल में अगर अपने को डिटरमाइन करना है तो इट इज गिवन बाय 1/1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। वैल्यूज पता है अपने को क्या है, ये b जो है वो मल्टीप्लायर है, a जो है वो ऑटोनॉमस अपना जो एक्सपेंडिचर रहता है वो है, b जो है वो क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन जो T है यहां पर वो क्या है लंप सम टैक्स, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स दिया है अपने को कि इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स लगेगा, दैट इज गिवन बाय T प्लस I जो है अपना इन्वेस्टमेंट का एंड G जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। बस ये एक मेन फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब इसमें कुछ तो भी थोड़े बहुत बस मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। जैसे कि अगर इसमें अपने को ऐड करना है ट्रांसफर पेमेंट्स भी, अगर अपन बात कर रहे हैं इनकम डिटर्मिनेशन विद लंप सम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स भी दिया है अपने को क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या है ऊपर वाले फॉर्मूले में बस एक चेंज हो जाएगा, यहां पर BT के साथ में और ऐड हो जाएगा BTR। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर पेमेंट्स, ये जो है बस ऐड हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला एग्जैक्ट ऊपर के जैसा सेम है। ठीक है, देन ये ऊपर जो है उसका डेरिवेशन दिया हुआ था जो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद में अगर अपने को डिटरमाइन करना है विद टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ऊपर वाले इसमें अपन ने क्या देखा था कि इट वाज लंप सम टैक्स, पूरा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स था। बट अगर अपने को ऐसा दिया है रियल वर्ल्ड में जैसा होता है कि टैक्स जो है जैसे जैसे इनकम चेंज होती है वैसे वैसे टैक्सेस भी चेंज होते हैं, उस हिसाब से दिया है, तो उस केस में फॉर्मूला जो है थोड़ा सा बदल जाता था। टैक्स कैसे कैलकुलेट करते थे अपन, टोटल टैक्स फंक्शन वाज टी बार क्या था, जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है वो, प्लस टी इंटू वाई। टी जो है वो क्या था अपना रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स रेट। टी जो टी बार था वो है मिनिमम ऑटोनॉमस कांस्टेंट टैक्स, ये मिनिमम इतना फिक्स्ड अमाउंट तो लगेगा। सो टोटल टैक्स वाज गिवन बाय टी बार प्लस टी इंटू इनकम। ओके, अब यहां पर जो अपना फॉर्मूला था उसमें जो है ये बड़ा वाला टोटल वाला टी नहीं आता था, वो इसमें क्या आता था अपना ये टी बार आता था और छोटा टी भी आता था। दैट इज जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसमें 1/1 माइनस बी जो था उसमें अपन ने एक और चीज करनी है 1 माइनस टी। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय जो अपना 1 माइनस टी, दैट इज जो अपने पास में टैक्स माइनस करके जितना अमाउंट बचेगा उतना ही तो अपन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से अपन कंज्यूम कर पाएंगे ना, तो इसलिए 1 माइनस टी वहां पर ये ऐड हो जाता था और यहां पर जो है टी के जगह टी बार जो है वो आ जाता था। ठीक है, दैट इज कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टैक्स रेट यहां पर आ जाता था। तो एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 1 माइनस टी यहां पर एडिशन होता है व्हेन देयर इज लंप सम के जगह अगर जो
मतलब इनकम बेस्ड अगर टैक्स है, टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम है, तो वहां पर ये ऐड हो जाता था। और फोर्थ केस अपना क्या था, जहां पर आपका सारी चीज है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी है प्लस आपको टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम देखना है, तो उस केस में चेंजेस कैसे क्या हो जाते थे ऊपर वाले फॉर्मूला में, 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी होल मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। ठीक है, मेन फॉर्मूला एक ही है अपना ऊपर, उसको बस ट्रांसफर पेमेंट्स है या नहीं उसमें, प्लस कांस्टेंट टैक्स जो है वो है या नहीं, या फिर प्रोग्रेसिव टैक्स है, उसके हिसाब से ये वैल्यू थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, एक मेन फॉर्मूला है बस उसमें। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में कैसे जो है अपना डिटर्मिनेशन होता था इक्विलिब्रियम इनकम लेवल का। यहां पर 4 सेक्टर में चौथा सेक्टर कौन सा आ जाता था, एक तो बिजनेस है, एक हाउस होल्ड है, एक गवर्नमेंट आ गया था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 4th सेक्टर अपना यहां पर आ जाता था। यहां पर अपना एग्रीगेट डिमांड वाज गिवन बाय सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इसको अपन ट्रेड बैलेंस या नेट एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं। ओके, एंड यहां पर जो है इनकम साइड में सी प्लस एस प्लस टी। देन जैसे अपन ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देखा, वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी एक चीज होती है। इंपोर्ट्स डिपेंड अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, विच इज द इंक्रीज इन इंपोर्ट डिमांड पर यूनिट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी। ओके, नाउ since import has autonomous component m bar and is assumed to depend on income, marginal propensity to import छोटा m कैसे कैलकुलेट करते थे अपन, बेसिकली छोटा m was given by delta m upon delta y, that is my change in income, sorry change in my imports divided by my change in income। मेरे इनकम में चेंज होने की वजह से मेरा इंपोर्ट्स में कितना चेंज होगा, दैट वाज गिवन बाय माय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ओके, ये वाला फॉर्मूला। और जो इंपोर्ट्स है m, उसको कैसे कैलकुलेट करते थे अपन, m बार टोटल, अगर इंपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट फंक्शन, जो इंपोर्ट फंक्शन की अपन बात करें, इंपोर्ट फंक्शन कैसे दिया जाता था, m इज इक्वल टू m बार प्लस m इंटू y, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय इनकम, प्लस जो एक मिनिमम अपन इतना इंपोर्ट तो करते ही हैं, इनकम में कुछ चेंज हो ना हो, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब यहां पर 4 सेक्टर में अपने को जो एक मेन फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ था वो क्या था, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस एम। ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो भी 3 सेक्टर का जो एक मेन फॉर्मूला है उसके जैसा ही है। ठीक है, बस यहां पर एक एडिशनल, क्योंकि 4th सेक्टर आया है तो यहां पर b के साथ में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट छोटा वाला m भी आ जाता है, बाकी चीजें सेम है। और आखिरी में एक x माइनस एम बार, दैट इज कांस्टेंट, जो अपना m का ये था, ये क्या मतलब ऑटोनॉमस जो मिनिमम अपना इंपोर्ट्स था, वो वाला एलिमेंट यहां पर आ जाता है x माइनस एम बार। बाकी सब सेम है, 1/1 माइनस बी ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस एम एक्स्ट्रा आ गया, और यहां पर जो है प्लस m जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। देन ये था 1/1 माइनस बी प्लस एम, इसको अपन क्या बोलते थे, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, इंक्रीज इन इनकम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट इज गिवन बाय चेंज इन इनकम अपॉन, इंक्रीज इन इनकम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ये जो है इसको अपन बोलते थे, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस एम, इट इज गिवन बाय दिस फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अल्टरनेटिवली इसको अपन ऐसा लिखते थे कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी माइनस एम, वो ब्रैकेट में डाल दिया तो माइनस हो जाएगा, नहीं तो प्लस रहेगा, ऐसा जो है सिंपली यहां पर ये था। ठीक है, दैट इज मेरे एक्सपोर्ट में चेंज होने की वजह से मेरे इनकम में कितनी चेंज हो रही है, दैट वाज गिवन बाय दिस। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। देन अपना जो फॉर्मूला था फाइनली इन्होंने जो अपने को दिया था वो ये था। इन्होंने अब जैसा देखो, ऊपर अपन ने 3 सेक्टर मॉडल में अलग अलग फॉर्मूलेज देखे थे कि इनकम टैक्स अगर टोटल है, या फिर इनकम टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम है, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूडेड है, ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। यहां पर इन्होंने डायरेक्टली एक फॉर्मूला दे दिया है कि यहां पर हम ट्रांसफर पेमेंट्स भी है मानते हैं, प्लस
टैक्सेस जो है एज अ फंक्शन ऑफ इनकम है वो भी मानते हैं। उस केस में हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी प्लस एम होल मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इंटू टी बार, क्योंकि यहां पर टैक्स का जो मतलब अपना फिक्स कंपोनेंट है कांस्टेंट वाला वो आ जाएगा, प्लस बी इंटू टी आर क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स भी है, आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार। अब इसमें अगर ट्रांसफर पेमेंट नहीं रहा तो आप ये वाला कंपोनेंट हटा दोगे। अगर टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम नहीं रहा, एक सिर्फ एक कांस्टेंट टैक्स रहा, तो यहां से 1 माइनस टी हट जाएगा और यहां पर बी टी बार के जगह सिर्फ बी टी एक जो कांस्टेंट टैक्स है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा जो है बस चेंजेस होते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला इज स्टिल द वेरी सेम। उसके बाद में एक चीज और जो ध्यान में रखने लायक है वो सिर्फ ये है, देयरफॉर इफ द नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव, अगर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन माय इंपोर्ट्स देन देयर इज नेट इंजेक्शन एंड नेशनल इनकम इंक्रीजेस। अगर मेरे एक्सपोर्ट ज्यादा है मतलब मेरे पास में इनकम ज्यादा बढ़ रही है, इंपोर्ट्स में मेरा पैसा बाहर जा रहा है, मैं कुछ चीज इंपोर्ट कर रहा हूं तो बरोबर, तो एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो इसका मतलब पैसा नेट में ज्यादा आ रहा है बरोबर, एंड उसकी वजह से नेशनल इनकम मेरी बढ़ रही है। वैसे ही अगर एक्सपोर्ट्स मेरे कम है कंपेयर टू माय इंपोर्ट्स तो उस केस में देयर इज नेट विड्रॉल एंड नेशनल इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके अलावा यहां पर ये अगेन उन्होंने जो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट वगैरह इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया है, एक बार आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ एम लार्जर विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर फॉरेन और नॉट डोमेस्टिक कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये मतलब वो बस ये बता रहे हैं कि अगर अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट ज्यादा रही तो मतलब अपना जो भी पैसा है वो ज्यादा लोग इंपोर्ट करने में खर्चा करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने लोकल गुड्स की डिमांड कम करेंगे। इन समरी ये मेन पॉइंट है अपना कि एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स हैज एक्सपांशनरी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम। अगर एक्सपोर्ट्स कंट्री के कोई बढ़ जाते हैं तो उस वजह से अपनी इक्विलिब्रियम इनकम भी बढ़ जाती है, पर अगर अपने इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं तो उसके वजह से अपना जो है कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट इक्विलिब्रियम इनकम पर होता है। इंपोर्ट्स अगर बढ़ गए तो अपना पैसा बाहर जाएगा, राइट, एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ गए तो बाहर का पैसा अपने पास में आएगा। तो अगर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं तो अपनी इनकम बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम इनकम टोटल बढ़ेगी, एक्सपांशनरी इफेक्ट रहेगा उस पर, और अगर अपना इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम इनकम पर रहेगा। ठीक है, बाकी तो बस कंक्लूजन का पार्ट दिया हुआ था। अपन ऑब्वियसली एकदम डिटेल में पिंग रिवीजन एकदम जाने ही रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह क्विकली देखे हैं। आपको इसके अलावा और कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में ऐसा लगता है थोड़ा सा मतलब कि बहुत सारी चीज़ें है, वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिवली इजी है, पहला वाला यूनिट भी इजी है, थोड़े बहुत मल्टीपल चीज़ें होती है उसमें, इसकी वजह से अपने को वो कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ा ये जाता है। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस जो है आपने मार्क करके रखे हैं वो मार्क करके रखे होंगे मॉड्यूल वगैरह के, वो देखिए। बाकी आई डोंट थिंक कि 15 मार्क में से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम कैलकुलेशन बेस्ड एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो आए भी तो आपको दो से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 2-3 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। मोस्ट ऑफ देम थियरी एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस ही ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।